डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, समूह या वर्ग विस्थापन नियम। ये नियम किसने दिया? सोडी, फायांस और रसेल ने दिया। क्या होता है? एक अल्फा कण के उत्सर्जन से मूल तत्व की आवेश संख्या में 2 की व द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। अतः आवर्त सारणी में पुत्री नाभिक का स्थान बाएं हाथ की ओर पीछे की ओर 2 स्थान खिसक जाता है। यह हमारा पोलोनियम है। पोलोनियम में पोलोनियम के नाभिक से इमिशन हुआ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? द्विधनावेशित हीलियम आयन। अब यहां से अल्फा पार्टिकल का इमिशन हुआ तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होगा? एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। 84 से क्या हो गया? 82। और मास नंबर में 4 की कमी आएगी। 4 की कमी 215 से 211 हो गया और क्या बन गया हमारा? लेड। अब हम इसे आवेश को संतुलन करते हैं। इसका 84 चार्ज इज इक्वल टू क्या है? 84 इज इक्वल टू 82 प्लस 2 दैट इज 84। और आवेश द्रव्यमान संख्या मास नंबर कितनी है? 215 इज इक्वल टू 211 प्लस 4 दैट इज 215। तो यहां पे Z 84 82 2 A 215 211 और 4। तो समूह संख्या देखें अपन तो इसकी है 16। पोलोनियम की कितनी है? 16 और लेड की 14, यानी 2 स्थान पीछे खिसक गया। पोलोनियम से लेड की तरफ जो है पोलोनियम, ये रहा पोलोनियम हमारा 16, ये इसका ग्रुप नंबर है। और अल्फा पार्टिकल इमिट करते ही 1 और 2 स्थान पीछे खिसक गया दैट इज 14 हो गया। तो हमारा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट दूसरा नियम है कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से कोई तत्व 2 वर्ग पीछे की ओर खिसक जाता है दैट इज ग्रुप नंबर G-2 है। G से G-2 हो जाएगा अगर एक अल्फा पार्टिकल इमिशन किया। और यहां पे हम माने कि ये A है XY, तो ये कितना हो जाएगा? X-2 दैट इज चार्ज और X-4 Y-4 दैट इज Y-4 दैट इज मास, एटॉमिक मास नंबर। तो यहां पे हम बात करते हैं दूसरा नियम, बीटा कण उत्सर्जन से एक आवेश की वृद्धि होती है, द्रव्यमान वही रहता है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से कोई तत्व एक वर्ग आगे खिसक जाता है। जैसे यहां से ये ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर से कोई पार्टिकल है ग्रुप नंबर का A और इससे एक बीटा कण का इमिशन हुआ, ये बना B। तो यहां पे मास नंबर आपका द्रव्यमान संख्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आवेश चार्ज में क्या हुआ? इसके 1 की वृद्धि हो गई क्योंकि इसमें क्या है? चार्ज -1 मीन्स G+1 हो गया। यहाँ पे देखें तो लेड जो है बीटा पार्टिकल इमिशन करने के बाद बिस्मिथ में चेंज हो गया। यहाँ पे मास वही है 211 और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 82 से 83 हो गया। मीन्स अगर हम सोल्व करें इसको इक्विलिब्रियम में लाएं तो क्या होगा? 82 इज इक्वल टू 83 माइनस 1 दैट इज -1। तो यहाँ पे लेड और बिस्मिथ एक स्थान आगे कैसे यहाँ पे हम बात करें कि ये बिस्मिथ है और ये लेड है, तो लेड ने बीटा पार्टिकल इमिशन करके बिस्मिथ में चेंज हो गया, यानी एक ग्रुप आगे खिसक गया। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन है एक यूरेनियम 23892 है और ये लेड में कन्वर्ट हुआ 20682 में, जिसका मास नंबर है 206 और 82 इसका आपका प्रोटॉन की संख्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इसमें अल्फा और बीटा पार्टिकल कितने इमिट होंगे? कितने अल्फा और कितने बीटा? तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए ऐसे लिख लेंगे इसको प्लस x, अल्फा मतलब हीलियम 4, मास नंबर है 4 और इसका चार्ज है 2 दैट इज x। y ये है बीटा, तो यहां पे हम लिख दिया। द्रव्यमान संख्या को संतुलित करेंगे हम, कैसे करेंगे? मास नंबर को 238 दैट इज 238 इज इक्वल टू 206 4 इंटू x, क्योंकि 4 की कमी आती है ना, 4 होते हैं उसमें,
मास नंबर इसका 4 है, तो 4 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, क्योंकि इसका कोई मास ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा का मान आया हमारे पास 8। इसके बाद चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें तो 92, ये 92 है, इसका कितना है 82, 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2x, 2 क्यों लिखा, 2 चार्ज है, प्लस है इसलिए प्लस 2x माइनस y माइनस 1y, 1 क्यों है माइनस में, क्योंकि इस पे एक ही चार्ज है वो भी माइनस में, और y का मतलब हम वैल्यू निकालनी है बीटा की, तो इसे x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से ये वाली, तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 6, तो अल्फा का मान आया 8 और बीटा का मान आया यहाँ पे 6। नेक्स्ट है नाभिकीय व रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर। केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, तत्व अपनी मूल अवस्था में ही रहते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3 रिएक्शन हुई केमिकल रिएक्शन, तत्व नाइट्रोजन पहले था, पहले हाइड्रोजन था, बाद में क्या हुआ NH3 बना, मूल अवस्था में ही है। न्यूक्लियर रिएक्शन में तत्व अपनी मूल अवस्था में नहीं रहते। अभी हमने क्या देखा कि लेड किस में चेंज हुआ, बिस्मिथ में, पहले एक मूल अवस्था क्या थी लेड, अब क्या होगी बिस्मिथ, मूल अवस्था में नहीं रहते। केवल परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, किसमें, केमिकल रिएक्शन में, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वही रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन्हीं का आदान प्रदान होता है, और अगर वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, इस तरह आयनिक बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो भाग लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। ऊर्जा इसमें केमिकल रिएक्शन में ऊर्जा बहुत कम मात्रा में जो है रिलीज होती है, ऊर्जा एनर्जी थोड़ी सी रिलीज होती है, किसकी तुलना में, न्यूक्लियर रिएक्शन की तुलना में। न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे हम टेम्परेचर और प्रेशर से प्रभावित होती है केमिकल रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन जो है आपकी टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। न्यूक्लियर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, अग्र दिशा और पश्चिम दिशा या इक्विलिब्रियम में भी चलती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन एक ही दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में संभव नहीं है। किसी तत्व के भिन्न भिन्न समस्थानिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं समान होती हैं। मान लीजिए कार्बन के 2 समस्थानिक है, कार्बन 12 और कार्बन 13, तो यहाँ पे अगर दोनों रिएक्शन करेंगे केमिकल रिएक्शन, तो 12 और 13 तो उसके न्यूक्लियस से संबंधित है ना, तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा केमिकल रिएक्शन से, लेकिन इनकी आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है सभी समस्थानिकों की अलग अलग होगी, आइसोटोप्स की अलग अलग होगी। यहाँ पे अब है हम बात करते हैं कि जिन नाभिकों में N/P अनुपात अधिक होता है वे निम्न प्रकार उत्सर्जन करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि N/P रेशो का मान 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो क्या करेगा, न्यूक्लियस अल्फा बीटा और पार्टिकल और गामा रेज का इमिशन करके N/P रेशो का मान 1 लाने का प्रयास करेगा। तो N/P रेशो का मान 1 से अधिक होने पे, मींस अधिक होने पे, 1 से अधिक होने पे बीटा पार्टिकल का इमिशन करेगा। क्या होगा, बीटा पार्टिकल कब इमिट होता है, जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है तो उसके साथ एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है। तो इसे देखें अपन, इसमें मास नंबर को बैलेंस करें, द्रव्यमान संख्या को, इसका द्रव्यमान संख्या 1, यहाँ पे प्रोटॉन का 1 बराबर 1 और बीटा का 0, यानी 1 बराबर 1 प्लस 0, और यहाँ पे चार्ज, इस पे चार्ज 0, यहाँ पे प्लस चार्ज +1 -1 दैट इज 0, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होगा, मास वही रहेगा, परमाणु संख्या 1 इकाई से बढ़ जाएगी, 1 इकाई से बढ़ जाएगी, समभारिक तत्व का न्यूक्लियाइड तैयार हो जाता है। न्यूक्लियाइड का मतलब नाभिक का अध्ययन करना, नाभिक का अध्ययन, इलेक्ट्रॉन का नहीं, दैट इज न्यूक्लियाइड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे x और y, x जो है y में कन्वर्ट हुआ, तो x y में कन्वर्ट हुआ तो पहले इसका z था, इसका, और a यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर है, z यहाँ पे इसका आपका परमाणु संख्या है, z परमाणु संख्या है,
और मास नंबर ए हो गया। तो यहाँ पे आपका समभारिक हो गया ना, इसका मास नंबर भी ए है, इसका मास नंबर भी ए है, और परमाणु संख्या इकाई से बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ गई ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, यानी पहले Z थी तो अब क्या हो गई Z+1। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन के साथ बीटा पार्टिकल जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है, उसके साथ न्यूट्रिनो भी निकलता है। न्यूट्रिनो में न तो आवेश होता है ना चार्ज होता है, बस वो क्या करता है, अभिक्रिया में बने हुए कणों के चक्रण को संतुलित करने के लिए न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। चक्रण मतलब स्पिन को संतुलित करने के लिए न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। 6 कार्बन 6, ये 6 है, इसका मास नंबर 14 और दोनों का मास नंबर 14 है, और एटॉमिक नंबर इसका 6 है, इसका 7 है। क्या निकला, बीटा पार्टिकल। 6 = 7 - 1 दैट इज 6। और यहाँ पे साथ में निकला न्यूट्रिनो। कोई तत्व आवर्त सारणी में एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है, मीन्स कार्बन से जब नाइट्रोजन में गए तो एक स्थान क्या होगा हमारा, दाईं ओर खिसक गया। देखिए यहाँ से कार्बन यहाँ है, वर्ग नंबर है ना 14, और इसका कितना हो गया अब 15, एक स्थान आगे खिसक गया। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन इमिशन। हम बात क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जिन नाभिकों में N/P रेशो का मान अधिक होता है उनके लिए कौन कौन से उत्सर्जन होंगे। तो पहला होगा बीटा उत्सर्जन, दूसरा होगा इसमें न्यूट्रॉन इमिशन। देखो बीटा उत्सर्जन आसानी से हो जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन इमिशन है, नाभिक से न्यूट्रॉन इमिशन का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या वही रहती है, द्रव्यमान परमाणु संख्या वही रहती है, द्रव्यमान संख्या में एक की कमी आ जाती है। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे X है तो अब यहाँ पे परमाणु संख्या Z क्या हुई, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वही है, Z है, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है A, वो कितना हुआ, A कम हो गया। न्यूट्रॉन नाभिक में अधिक मजबूती से जुड़े रहते हैं, अतः इन्हें निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी, लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जनरली इसके चांस कम ही होते हैं। इसका एग्जांपल है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन आपका क्रिप्टॉन में चेंज हुआ, क्रिप्टॉन 87 क्रिप्टॉन 86 में हो गया। यहाँ मास एटॉमिक नंबर कितना है 36। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन का इमिशन हुआ। तो और अगर इसमें बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो क्या बनता है, बीटा पार्टिकल का 36 से क्या हो जाता है 37, दैट इज क्रिप्टॉन बीडियम में चेंज हो गया, और फिर बाद में एक और बीटा पार्टिकल का चेंज हुआ तो स्ट्रोंशियम में चेंज हो गया। इस तरह अब N/P का मान कम होने पर कौन सा प्रोसेस होगा, N/P का मान कम होने पर प्रोसेस होगा पॉजिट्रॉन इमिशन, दैट इज बीटा प्लस। इसे हम बीटा प्लस से डिनोट करते हैं। इस पे चार्ज +1 होता है, मास इसका कुछ नहीं होता। जब प्रोटॉन का किसी न्यूट्रॉन में परिवर्तन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ तो उसके साथ निकला हमारा पॉजिट्रॉन। अब इसमें देखते हैं, इसको संतुलित करते हैं मास को, मास 1 = 1 + 0 1, आवेश चार्ज 1 = 0 + 1 दैट इज 1। यहाँ पे इसके साथ क्या करेंगे, क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो साथ में निकलेगा। एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन चक्रण को संतुलित करने के लिए होता है, क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो में न तो मास होता है न चार्ज होता है, सेम न्यूट्रिनो की तरह। नेक्स्ट है, इसमें आपका देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ तो द्रव्यमान संख्या वही रहती है, परमाणु संख्या इकाई से कम हो जाती है, आवर्त सारणी में एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। देखें हम एग्जांपल देखते हैं, नियोन ने आपका पॉजिट्रॉन इमिशन किया तो ये फ्लोरीन में चेंज हो गया हमारा, और साथ में निकला एंटी न्यूट्रिनो। 19 = मास नंबर बात करें, 19 = 19 + 0 दैट इज 19। चार्ज की बात करें 10 = 9 + 1 दैट इज 10, और एक स्थान पीछे खिसक गया, मतलब हमारा क्या था, हमारा ये है नियोन किस में चेंज हो गया, फ्लोरीन में, दैट इज यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, ये नियोन है, एक स्थान पीछे खिसक गया क्योंकि इसमें इमिशन हुआ पॉजिट्रॉन का। इसके बाद बीटा प्लस पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होकर जब प्रोटॉन के बाह्य इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आते हैं
तो विपरीत आवेश के होने के कारण, विपरीत आवेश इलेक्ट्रॉन बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है और विपरीत आवेश है, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, उन पे नेगेटिव चार्ज है, के कारण एक दूसरे से टकराते हैं और जो ऊर्जा निकलती है वो होती है गामा फोटोन के रूप में मुक्त होती है। तो एक फोटोन से ऊर्जा निकलेगी आपकी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कारण पुत्री नाभिक का द्रव्यमान मूल नाभिक की तुलना में कुछ कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें ऊर्जा जो है आपकी, जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होने से पेरेंट जो न्यूक्लियाई है उसका जो आपका द्रव्यमान है वो डॉटर न्यूक्लियाई का द्रव्यमान पेरेंट न्यूक्लियाई से थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके बाद है प्रोटॉन इमिशन। प्रोटॉन मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन का इमिशन सामान्यतः नहीं होता क्योंकि बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर है हमारा N/P का मान कम होने पर तीसरा ऑप्शन है हमारा कक्षीय के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, प्रग्रहण। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के क्या होता है हमारा? ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये के कोश है, के एल एम एन इस तरह। तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, तो के कोश से 1 इलेक्ट्रॉन का कैप्चर कर लिया। कभी कभी नाभिक अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल देता है और न्यूट्रिनो मुक्त होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोटॉन है नाभिक के अंदर, के इलेक्ट्रॉन से, के कोश से 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया और यहाँ पे न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। न्यूट्रॉन में चेंज होते ही क्या हुआ हमारा? देखिए मास नंबर देखते हैं, 1 + 0 = 1 और 1 - 1 = 0 और इसके साथ निकला न्यूट्रिनो। जब के इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से 1 इलेक्ट्रॉन के कोश में चला जाता है, जिससे कुछ ऊर्जा एक्स किरणों के रूप में मुक्त होती है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया नाभिक में, तो बाहर से ऊपरी वाले कक्षक से एल एम एन से 1 इलेक्ट्रॉन जब इस कोश में आता है तो हमारी जो एनर्जी निकलती है उससे हम कहेंगे एक्स रेज के रूप में एनर्जी निकलती है। सामान्य प्रक्रम नहीं है, यह प्रक्रम उन नाभिकों में संपन्न होता है जिनके N/P रेशो का मान, N/P रेशो का अनुपात का मान कम होता है और जिनके पास पॉजिट्रॉन उत्सर्जन के लिए पर्याप्त ऊर्जा दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उपलब्ध नहीं है। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ पे बोरोन है और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और लिथियम में चेंज हुआ। देखिए यहाँ पे 7 + 0 दैट इज 7, 4 - 1 = 3 और यह है न्यूट्रिनो। यदि मूल नाभिक व पुत्री नाभिक के द्रव्यमान, पेरेंट्स न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई के द्रव्यमान का अंतर पॉजिट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा दैट इज आवश्यक ऊर्जा कितनी है पॉजिट्रॉन उत्सर्जन के लिए? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य है, बराबर हो तो के प्रग्रहण, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर और प्रोटॉन इमिशन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न हो जाती हैं। एग्जांपल देखते हैं वैनेडियम का। यहां से आपका बीटा इमिशन हुआ और टाइटेनियम बना इसमें, और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर से भी सेम है, आपका टाइटेनियम बना। नेक्स्ट है आपका गामा रेडिएशन। जब कोई नाभिक से किसी कण का उत्सर्जन होता है, अल्फा हो या बीटा हो, तो उसके न्यूक्लियनों की स्थायी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है और उस समय वह उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। उत्तेजित अवस्था दैट मीन्स एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट सिंपल मीनिंग है जो ग्राउंड स्टेट है ना, न्यूक्लियाई जो ग्राउंड स्टेट में है उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, मीन्स वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में, मीन्स उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और जब न्यूक्लियन व्यवस्थित होकर एक स्थायी विन्यास ग्रहण कर ले तो वो नाभिक स्थायी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह होती है 0.1 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्षेत्र की होती है और ये EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में मुक्त होती है। इनकी लैम्डा बहुत कम होती है, मीन्स अब अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिशन हुआ तो उससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई की एनर्जी बढ़ गई मीन्स वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब वो जब वापस संतुलन होता है उनमें तो वो वापस वो ग्राउंड स्टेट में आता है। जब ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो वो क्या होगा,
एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किस फॉर्म में होगा, गामा रेज के रूप में होगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दैट इज इनकी एनर्जी है 0.1 से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।